आज हम लोग इस वीडियो में कंडीशंस फॉर अ वैलिड हिंदू मैरिज प्लस वॉइडेबल मैरिज और जो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स होती है ना उसकी डिग्रीज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो देखो कंडीशंस होता है ना, 5 वैलिड कंडीशंस होती है। ये जो 5 कंडीशंस है, अगर आप इसको फुलफिल नहीं करते हो कोई भी रीजन की वजह से, देन आपका जो कंडीशन है इट वोंट बी फुलफिल एंड योर मैरिज विल बी इनवैलिड। ठीक है, आपका जो मैरिज है ना, शादी को इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, तो जो फर्स्ट कंडीशन होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये आपका बाइगैमी के ऊपर है। अब बाइगैमी हमारे इंडियन लॉ में तो पनिशेबल ऑफेंस है, हिंदू लॉ में ना आप बाइगैमी नहीं कर सकते हो। दैट इज, अगर आप पहले से शादीशुदा हो, ठीक है, शादीशुदा हो एंड एट द टाइम ऑफ मैरिज आपका जो पार्टनर है, ठीक है, वो जिंदा है, हस्बैंड या वाइफ है वो जिंदा है, आपका उससे डिवोर्स नहीं हुआ है और आप दूसरी शादी करते हो, तो जो दूसरी शादी होगी ना उसको हम लोग इनवैलिड कहेंगे एंड दैट इज बाइगैमी। तो हिंदू लॉ में बाइगैमी इज नॉट अलाउड। तो सेकेंड जो पॉइंट है वो बेसिकली यही है कि अगर दोनों को ना वैलिड कंसेंट देने लायक होना चाहिए। ठीक है, अगर दोनों में से कोई भी वैलिड कंसेंट नहीं दे पा रहा है ड्यू टू अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, देन ऑल्सो वो जो मैरिज है ना वो भी वैलिड नहीं कहलाई जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, ये दीप्ति है और ये है आपका अंकुश। ठीक है, सोचो कि दीप्ति है ना, शी हैज एन अनसाउंड माइंड एंड उसकी वजह से वो जो कंसेंट है ना वो नहीं दे पा रही है। तो बेसिकली क्या होगा, शादी का कंसेंट तो नहीं दे पा रही है, सो बेसिकली क्या होगा कि उसकी जो शादी है उसको भी हम लोग नहीं मानते हैं। थर्ड पॉइंट में अगर मैं बात करूं, थर्ड पॉइंट में यही बोल रहा है कि दो दे आर केपेबल ऑफ गिविंग अ कंसेंट। ठीक है, मे भी ऐसा है कि दोनों ही जो लड़का एंड बॉय एंड गर्ल है, दे बोथ आर केपेबल ऑफ गिविंग अ वैलिड कंसेंट। ओके, बट द थिंग इज कि कोई भी रीजन की वजह से, ठीक है, मे बी उन लोगों का ऐसा है कि मेंटल डिसऑर्डर है दैट मेक्स देम अनफिट फॉर मैरिज। ठीक है, मैरिज के लिए अनफिट बना पा रहा है, या तो ऐसा कोई मेडिकल कंडीशन है विच मेक्स प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन इम्पॉसिबल, या प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन है ना वो नहीं हो पा रहा है, देन ऑल्सो आपका जो कंडीशन है वो फुलफिल नहीं होगा। क्योंकि कंडीशन फुलफिल करने के लिए जो दोनों को, दैट इज बोथ द बॉय एंड गर्ल शुड have not have any mental disorder which makes them unfit for marriage, and second, procreation of children में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो, या तो दोनों को ही, दोनों में से किसी को भी पागलपन का दौरा नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, दैट इज दे शुड नॉट हैव बीन सब्जेक्ट टू रिकरेंट अटैक्स ऑफ इंसैनिटी। अगर होंगे देन ऑल्सो आपका कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है। अब देखो, जो दूल्हा है, ठीक है, दूल्हा है वो 21 ईयर्स का होना चाहिए एंड जो दुल्हन है उसके 18 ईयर्स का होना चाहिए। अभी अभी बात हो रही थी बहुत दिनों से कि इक्वल एज बना दो, ठीक है, दैट इज 21 ईयर्स दोनों को कर दो, पर ये अभी आया नहीं है बिकॉज यूनिफॉर्म सिविल कोड में बात की गई थी, पर अभी तक ये आया नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सोचो ये बॉय है एंड दिस इज द गर्ल, ओके, एंड द बॉय इज 20 ईयर्स ओल्ड एंड द गर्ल इज 17 ईयर्स ओल्ड, विल इज द मैरिज वैलिड? नहीं ना, वैलिड तो नहीं है, क्योंकि हमें तो साफ साफ पता है कि 21 ईयर्स होना चाहिए और वो 18 ईयर्स का होना चाहिए। ठीक है, अब देखो फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है। फोर्थ पॉइंट कह रहा है कि जो पार्टीज है ना उनको विद इन द डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप नहीं होनी चाहिए, अनलेस एंड अनटिल कोई भी कस्टम है, कोई भी यूसेज है वो आपको अलाउ कर रहा है कि हाँ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में शादी कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप का सिंपल मतलब सोचो कि आप अपनी जो मौसी के बच्चे से शादी नहीं कर सकते, मौसी के डॉटर से शादी नहीं कर सकते, आप अपने कजिन के साथ शादी नहीं कर सकते। ठीक है, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में बहुत सारी चीजें आती हैं, वो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, तो पार्टीज को ना सपिंदा ऑफ ईच अदर नहीं होनी चाहिए अनलेस एंड अनटिल आपका जो कस्टम है, यूसेज जो आपको गवर्न कर रहा है वो आपको अलाउ कर रहा है कि आप अपने सपिंद से शादी कर सकते हो। अब देखो सपिंदा का मतलब क्या होता है, सपिंदा का मतलब हिंदी में होता है सेम पिंड, मतलब आप सेम पिंड में शादी नहीं कर सकते हो। ठीक है, हिंदू लॉ में। सो इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है सपिंदा रिलेशनशिप समझने के लिए, पर ये बहुत ईजी है। तो देखो सपिंदा का मतलब क्या होता है, ब्लड रिलेशन विच इज कनेक्टेड टू अ कॉमन एंसेस्टर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ये आप हो, ठीक है, आपके मम्मी पापा हैं, ठीक है, मदर फादर हैं, मदर के फादर हैं, ये आपकी नानी हुई, मदर की मदर, ये आपके नाना हुए। ठीक है,
फादर के भी जो मदर फादर है, जो आपके दादा दादी हुए, ठीक है। तो कॉमन एंसेस्टर से जो कनेक्शन हो रहा है ना, देखो कॉमन एंसेस्टर जो भी है फादर के साइड से भी मदर के साइड से भी, दैट इज कॉल्ड सपिंद, ठीक है। मतलब ब्लड रिलेशन हो रहा है थ्रू अ कॉमन एंसेस्टर, उसको हम लोग सपिंदा कहते हैं, सपिंदा रिलेशनशिप। अब इसमें हम लोग इम्पोर्टेंट दो टर्म्स की बात करेंगे, लीनियर असेंडेंट की बात करेंगे और लीनियर डिसेंडेंट की बात करेंगे, ठीक है। अब देखो ये प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में ही आता है सपिंदा रिलेशनशिप, ठीक है। अब देखो लीनियर असेंडेंट का अगर सीधा सीधा मतलब समझाऊं तो इसका मतलब होता है ऑल जो भी डायरेक्ट ब्लड रिलेशंस है जो कि अबव जो है आपके ऊपर है, उसको हम लोग लीनियर असेंडेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अगर एग्जाम्पल दूं, आपके जो मम्मी पापा हैं, आपके मम्मी पापा के भी मम्मी पापा हैं, दैट इज नानी नाना दादा दादी, ठीक है। उनके भी मम्मी पापा हैं, उनके भी पर दादा पर दादी पर नाना पर नानी, उनको हम लोग क्या कहलाएंगे, उनको हम लोग कहेंगे लीनियर असेंडेंट है। फॉर एग्जाम्पल आप हो, आपके मम्मी पापा हैं, आपके भी फादर के मम्मी हैं, आपके फादर के भी पापा हैं, ठीक है। दैट इज ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर हुए, मदर के भी ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर हुए, मतलब आपके ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर हुए, ठीक है। तो जो भी डायरेक्ट ब्लड रिलेशन से अबव जो, ठीक है, वो लोग आपके लीनियर असेंडेंट हो जाते हैं। आपके फादर आपके लीनियर असेंडेंट है, आपकी मदर आपके लीनियर असेंडेंट है, ठीक है। आपके ग्रैंड फादर लीनियर असेंडेंट है, आपके आपके ग्रैंड मदर लीनियर असेंडेंट है, ठीक है, दोनों के साइड से। अब लीनियर डिसेंडेंट में ना उसको उल्टा हो जाता है। लीनियर डिसेंडेंट का मतलब होता है जो भी डायरेक्ट ब्लड रिलेशन जो कि बिलो यू होता है। बिलो यू मतलब सोचो आपके जो आपकी बेटी है, आपके बेटे हैं, ठीक है, आपकी मम्मी आपके जो बेटे बेटी का बेटा बेटी हो जाते हैं, चिल्ड्रन हो जाते हैं, ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर हो जाते हैं आपके, ठीक है। तो आपके जो नीचे है ना वो लोग आपके जो लीनियर डिसेंडेंट कहलाएंगे। मतलब सोचो आपको बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चे वो आपके लीनियर डिसेंडेंट हो जाते हैं। और लीनियर असेंडेंट की अगर मैं बात करूँ तो वो आपके मम्मी के मम्मी के मम्मी के मम्मी, ठीक है, मम्मी के पापा ऐसे करके होते हैं, मतलब पर करके जाते हो जितना भी ऊपर जाए। अब इसमें भी ऐसा है ना कि हिंदू लॉ में देखो क्या होता है कि मदर के साइड से ना 3 जनरेशन तक गिना जाता है और फादर के साइड तक 5 जनरेशन तक गिना हो जाता है, ठीक है। देखो इसमें लिखा है विच रेफरेंस एक्सटेंड्स एज फार एज द थर्ड जनरेशन इन द लाइन ऑफ असेंट टू द मदर एंड फिफ्थ इन द लाइन ऑफ असेंट टू द फादर, एंड जो कि अपवर्ड ट्रेस किया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एंड द और जिससे काउंट हो रहा है ना वो आपका फर्स्ट जनरेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल आप हो फर्स्ट जनरेशन, ठीक है, आपसे काउंट होगा तो आप फर्स्ट जनरेशन हो, ठीक है। आपके जो मम्मी पापा हैं, ठीक है, आपके मम्मी पापा हैं, ठीक है, वो सेकंड हो गए, ठीक है। मम्मी के भी मम्मी पापा हैं, मम्मी के भी मम्मी पापा हैं, ठीक है, ये थर्ड जनरेशन हो गए, ठीक है। और ये देखो मम्मी के साइड से तो आपके 3 जनरेशन तक गिना जाएगा, पर फादर के साइड से ना 5 जनरेशन तक गिना जाएगा, ठीक है। तो ये हैं, फिर इनके भी हैं मम्मी पापा, ठीक है, फादर के भी, तो इनका थर्ड जनरेशन हो गया, फिर इनके भी होगा, इनका भी होगा, ठीक है, ये 4। तो ऐसे करके एक और फिफ्थ जनरेशन होगा, फिफ्थ जनरेशन फादर तक गिना जाएगा आपका फिफ्थ जनरेशन, ओके। तो यही आपका बोल रहा है कि फिफ्थ जनरेशन की बात कर रहे हैं। तो अगर हम लोग फुल ब्लड की बात करते हैं, ठीक है। अब देखो फुल ब्लड क्या होता है, फुल ब्लड होता है ये भी प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप के अंदर आता है। अब देखो फुल ब्लड का सीधा सीधा मतलब बताऊं तो चिल्ड्रन फ्रॉम सेम फादर प्लस सेम मदर। फॉर एग्जाम्पल आपका जो भी भाई बहन है, ठीक है, आपके जो फादर हैं मदर है दोनों सेम है, तो आप लोग क्या होंगे, फुल ब्लड रिलेशन आपको कहा जाता है। रोहन एंड सीता शेयर द सेम फादर सेम मदर, वो लोग फुल ब्लड होंगे, ठीक है। जैसे कि आपका जो भाई बहन है, ठीक है, आप में क्या कॉमन है कि आपके जो फादर हैं और जो मदर है वो सेम है, ठीक है, तो इसीलिए उनको कहलाएंगे फुल ब्लड। अब हम लोग अगर हाफ ब्लड की बात करें तो हाफ ब्लड में देखो क्या आता है, चिल्ड्रन फ्रॉम सेम फादर, सेम मदर फादर है बट डिफरेंट मदर्स है, या तो सेम मदर बट डिफरेंट फादर्स डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। पर हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में ना फादर लाइन को ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल ये जो एक आदमी है, ये हस्बैंड है, इन्होंने शादी कर ली 5-1 से, ठीक है, वाइफ 1 से इनका बच्चा हुआ ए, ठीक है। अब देखो वाइफ 1 से डिवोर्स हो जाता है तो ये दूसरी शादी कर लेते हैं वाइफ 2, इनका जो बच्चा होता है बी। तो देखो क्या है, फादर तो सेम है, इन दोनों के फादर सेम हुए ना, फादर इज सेम, ओके, बट वाइफ दैट इज मदर इज डिफरेंट, तो मदर डिफरेंट है, ठीक है। तो हम लोग इसको हाफ ब्लड कहेंगे, ये दोनों हाफ ब्लड के हैं। अब सेम विद मदर साइड ऑल्सो, ठीक है, ऐसा हो सकता है कि सोचो कि
ये वाइफ थी, इन्होंने हस्बैंड से शादी की, फर्स्ट हस्बैंड से इनका ए हुआ बच्चा, फिर इन्होंने दूसरी शादी कर ली दूसरे हस्बैंड के साथ, बी हुआ बच्चा, तो क्या हुआ, सेम मदर तो सेम है बट डिफरेंट फादर है, तो वो भी हाफ ब्लड कहलाएंगे। ठीक है, अब देखो क्या है प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में, क्या बोल रहा है कि देखो इफ वन इज अ लीनियर असेंडेंट ऑफ द अदर, ठीक है, टू पर्सन जो कि दो इंसान है ना वो जो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आएंगे, अगर एक है लीनियर असेंडेंट ऑफ द अदर, ठीक है, और आपको तो समझ आ ही गया होगा लीनियर असेंडेंट के बारे में, मैंने जो भी बोला दैट इज ऑल अबव यू, दैट इज आपके फादर, ठीक है, आपकी मम्मी के मम्मी, लीनियर असेंडेंट। ठीक है, इफ वन वाज द वाइफ और हस्बैंड ऑफ अ लीनियर असेंडेंट, ठीक है, वाइफ या हस्बैंड है लीनियर असेंडेंट के, इफ वन वाज द वाइफ ऑफ द ब्रदर, अच्छा ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में है, चलो इसको छोटा करके समझाते हैं, भाषा में समझे ना, इसका मतलब होता है कि अ पर्सन कैन नॉट मैरी, ठीक है, ही कैन नॉट मैरी वन वाज द वाइफ ऑफ द ब्रदर, वाइफ ऑफ द ब्रदर मतलब आपकी जो भाभी है आप उसे शादी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसमें देखो ब्रदर और दी फादर, देखो द वाइफ ऑफ द फादर्स ब्रदर से आप शादी नहीं कर सकते हैं, दैट इज आप अपने चाचा की वाइफ से शादी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वाइफ ऑफ हिज मदर्स ब्रदर, दैट इज आप अपनी मामी से शादी नहीं कर सकते हैं। वाइफ ऑफ ग्रैंड फादर्स ब्रदर, ठीक है, ग्रैंड फादर्स ब्रदर दैट इज आप अपने ग्रैंड अंकल की वाइफ से शादी नहीं कर सकते हैं। और एक है वाइफ ऑफ ग्रैंड मदर्स ब्रदर, ठीक है, ग्रैंड आंट की वाइफ से आप शादी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यही इसको छोटा करके, ये आपको कॉम्प्लिकेटेड टर्म है, ये आप इसको ऐसे ब्रेक डाउन करके पढ़ सकते हो। फिर देखो क्या बोल रहा है, इफ टू आर ब्रदर सिस्टर, अगर आप दोनों भाई बहन हो, अंकल नीस हो, आंट नेफ्यू हो, चिल्ड्रन ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ टू ब्रदर्स, ठीक है, तब शादी नहीं हो सकती आपकी, आप प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आते हो, आप यू कैन नॉट मैरी। ठीक है, अब हम लोग अगर बात करते हैं सेक्शन 11 एंड 12 की, तो सेक्शन 11 बोलता है कि मैरिज जो होती है ना वो वॉइड अब इनिशियो होती है। वॉइड मैरिज मतलब वॉइड अब इनिशियो, दैट इज इनवैलिड होती है फ्रॉम द बिगिनिंग। अगर आपका सेक्शन 1, 4, 5 सब सेक्शन जो है सेक्शन 5 का वायलेट कर रहा है, देन वो वॉइड अब इनिशियो है, दैट इज वो इनवैलिड है फ्रॉम इट्स वेरी इंसेप्शन। ठीक है, तो देखो सेक्शन 154 क्या बोल रहा है, सेक्शन कंडीशंस में आते हैं, बाइगैमी की बारे में बात की है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग 4 में आते हैं, तो ये प्रोहिबिटेड रिलेशन सपिंदा की बात की है। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो क्या होगा कि आपकी जो शादी है ना वो वॉइड हो जाएगी, वो पहले से ही वैलिड ही नहीं है। ठीक है, अब देखो आते हैं वॉइड और वॉइडेबल मैरिज में, दैट इज सेक्शन 11 में वॉइड मैरिज की बात होती है। तो देखो वॉइड मैरिज में क्या होता है कि जो शादी होती है वो वॉइड अब इनिशियो होती है, दैट इज वो तो पहले से ही इनवैलिड है फ्रॉम द बिगिनिंग, जब आपकी शादी हुई ना तब से ही वो इनवैलिड होगी इफ इट वैलिड सेक्शन 5 का 1, 4 या 5। ठीक है, सब सेक्शन 1, 4, 5 दैट इज 5 की। अब देखो सेक्शन जो इसका क्या बोल रहा है, इसका मतलब है इसमें आते, ठीक है, क्या बोला था 1, 4, 5 बाइगैमी अगर होगा तो आपका जो शादी है वो वॉइड ऑफ इनिशियो सेकेंड मैरिज। ठीक है, फिर 4 में था ये कि प्रोहिबिटेड डिग्री होगा तब होगा, सपिंदा होगा तब होगा। ठीक है, तब आपका जो होगा ना वो वॉइड होगा, मतलब वो पहले से ही वॉइड है, मतलब पहले से ही इनवैलिड है। वॉइडेबल क्या होता है ना कि मैरिज वैलिड है अंटिल अनल बाय अ कोर्ट डिग्री, दैट इज सोचो दोनों जो भी है, ठीक है, जैसे कि दोनों में से कोई भी प्रोक्रिएशन नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो मेडिकली ही इज नॉट फिट। ठीक है, अगर इन दोनों में से कोई भी कोर्ट नहीं जाता है, एनल नहीं करवाता है कोर्ट डिग्री से कि नहीं ये शादी तब तक वैलिड रहेगी। ठीक है, मतलब दोनों में से किसी को भी कोर्ट जाना होगा कि कोर्ट डिग्री से एनल करवाने के लिए। ठीक है, तभी आपका जो शादी है उसको हम लोग वॉइडेबल कहेंगे, दैट इज वो वैलिड है जब तक कोई भी पार्टनर नहीं जाता है कोर्ट के पास। ठीक है, तब तक वो वैलिड रहेगी, पर जब वो जाएगा और फिर कोर्ट डिग्री एनल करेगी, कोर्ट एनल करेगी, ठीक है, कोर्ट डिग्री से एनल होगा, देन इट विल बी इनवैलिड। ठीक है, तब वो वॉइड हो जाएगा। एनलमेंट इज ग्रांटेड ओनली ऑन स्पेसिफिक ग्राउंड्स, ठीक है, स्पेसिफिक ग्राउंड्स में ही आप इस शादी को खारिज करवा सकते हो, इनवैलिड करवा सकते हो, हटवा सकते हो, स्पेसिफिक ग्राउंड्स होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई भी ग्राउंड में आप चले गए कोर्ट के पास और कोर्ट बोला हाँ हाँ भाई चलो शादी तो इनवैलिड हो गई, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब देखो इसमें आते हैं हम लोग इम्पोर्टेंट केस लॉ में, क्रिमिनल केस है क्योंकि जब भी वर्सेस स्टेट आता है ना तब एक क्रिमिनल केस होता है। सिविल में क्या होता है ना कि अगर कोई भी होता है तो उसका
ये हस्बैंड का नाम है, ठीक है, तो वर्सेस वाइफ का जो भी है उसका नाम लिखा जाता है, ठीक है, तब वो सिविल होता है। बट दिस इज अ क्रिमिनल केस, क्योंकि जो भी क्रिमिनल केस होता है ना वो वर्सेस स्टेट होता है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है ना, तो देखो ये हस्बैंड होता है, ठीक है, हस्बैंड और ये वाइफ होता है और ये दोनों शादी कर लेते हैं। अब देखो बाद में क्या होता है ना, यही हस्बैंड किसी और से शादी कर लेता है, वाइफ टू से शादी कर लेता है, तो क्या होता है कि ये जो फर्स्ट वाइफ है, ठीक है, वो जाती है कोर्ट के पास। अब देखो कोर्ट में ये जो हस्बैंड है ये बोलता है हमारी जो ये शादी हमारी पहली शादी है, उसकी जो पहली शादी है, क्योंकि जो उसके साथ शादी हुई थी ना ये तो इनवैलिड होगा, क्योंकि जब वो शादी किए थे तब वो लड़की थी 9 इयर्स की एंड जो हस्बैंड था ही वॉज 13 इयर्स ओल्ड, ठीक है। तो कोर्ट कहता है नहीं भाई ऐसा तो नहीं होगा, तुम्हारी शादी वैलिड थी, क्योंकि आपने तो कोर्ट नहीं गए, आप तो कोर्ट नहीं गए, दोनों में से कोई भी कोर्ट जाता, ठीक है, डिग्री लेता, एनलमेंट होता, तब आपकी शादी को हम लोग खारिज कर देते, ठीक है, डिग्री देके एनलमेंट देके। पर जस्ट बिकॉज दोनों में से कोई भी नहीं गया कोर्ट, मतलब दोनों तो हैप्पी थे शादी से, मतलब दोनों की शादी चल रही थी ना, तब तो वॉइडेबल है, ठीक है, दिस इज अ केस ऑफ वॉइडेबल मैरिज। जब तक दोनों नहीं गए कोर्ट तब तक तो शादी वैलिड थी, क्योंकि देखो क्या है ना कि जो लड़की और whoever she was, ओके, उसने तो शादी मान ली थी, दोनों ही मान लिए थे। अब अचानक से नई बीवी लाते रहे हो और बोल रहे हो ये तो वैलिड नहीं थी, और पर इतने साल जो हो गए इन्होंने बिताए हैं, इनका तो प्रॉब्लम हुआ ना, ये तो अच्छी बात नहीं हुई, ये तो हैरेसमेंट हुआ एक तरीके का। तो इसीलिए कोर्ट ने बोला दिस विल नॉट बी, ऐसा नहीं होगा, आपकी शादी जो सेकेंड मैरिज है वो इनवैलिड होगी, क्योंकि फर्स्ट मैरिज जस्ट बिकॉज आप लोग कोर्ट नहीं गए, अगर आप कोर्ट जाते एनलमेंट लेने तब तक तो हम लोग इनवैलिड हो जाता, पर जस्ट बिकॉज दोनों नहीं गए, देन अभी तो आप बड़े हो गए हो, देन इट्स अ वैलिड मैरिज, ठीक है, कोर्ट के अनुसार। सो दिस इज इट एंड आपका यही था, आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, और आप लोग बाकी सारे वीडियोस देख सकते हो, और बेसिकली मेरा टेलीग्राम चैनल है लव विद शिवानी, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।